और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब इंडियन रूपी ने टच किया था 60 रुपीज का मार्क। इंडियन रूपी हो या कोई भी करेंसी हो, इसकी वैल्यू हर रोज ऊपर नीचे जाती है। तो एग्जैक्टली कंट्रोल कौन करता है और एग्जैक्टली होता क्यों है? आपको क्या लगता है? इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रुपीज में करेगी ट्रेड? ऑब्वियसली नहीं, उसको पहले इंडियन रुपीज को रशियन रूबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आप सोचोगे कि कौन सी बेवकूफ सरकार होगी जो खुद के ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम करे। आईफोन 13 की प्राइस थी 70,000 और आईफोन 14 की प्राइस मान लो 80,000 रुपीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन रूपी की वैल्यू कम होती जा रही है। हमारे इंडियन रूपी को आप दुनिया भर के किसी भी करेंसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 यूरो इक्वल्स 80.71 इंडियन रुपीज, 1 ब्रिटिश पाउंड इक्वल्स 92.27 इंडियन रुपीज एंड 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल्स 52.72 इंडियन रुपीज एज ऑफ 1 अक्टूबर 2022। तो एक पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू कंपेयर टू दूसरी करेंसी एग्जैक्टली कितनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। बट हम हमेशा इंडियन रूपी को यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं क्योंकि यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी है इन ग्लोबल रिजर्व्स। तो सबसे पहले एग्जैक्टली ये समझते हैं कि रूपी कमजोर होना या रूपी मजबूत होना, इन दोनों का एग्जैक्टली मतलब क्या है। एज ऑफ 1 अक्टूबर 2022 1 यूएस डॉलर इक्वल्ड 81.34 इंडियन रुपीज। जब आप एक यूएस डॉलर लेके जाते हो, आपको उसके बदले 81.34 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। अभी मान लो 81 के जगह ये रेट 85 तक चले जाता है, इसका मतलब आपको उसी एक यूएस डॉलर के लिए अभी ज्यादा इंडियन रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब इंडियन रूपी की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है, रूपी कमजोर हो चुका है। और उसके ऑपोजिट मान लो अगर आपको 1 यूएस डॉलर की जगह 75 इंडियन रुपीज देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब रूपी की वैल्यू बढ़ चुकी है, रूपी मजबूत हो चुका है। अगर आप पिछले 3-4 सालों का इंडियन रूपी का एक्सचेंज रेट निकाल के देख लो, आप नोटिस करोगे कि बहुत ही स्टीपली इंडियन रूपी कमजोर हुआ है। लेकिन ये बस 3-4 सालों की बात नहीं है, इनफैक्ट पिछले 75 ईयर से इंडियन रूपी कंपेयर टू यूएस डॉलर कमजोर ही होते आ रहा है। 1947 में 1 यूएस डॉलर इक्वल्ड 3.3 इंडियन रुपीज, 1960 में 1 यूएस डॉलर इक्वल्ड 4.7 इंडियन रुपीज, 1980 में 1 यूएस डॉलर की प्राइस ऑलमोस्ट थी 7.86 इंडियन रुपीज। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तब इंडियन रूपी की वैल्यू थी अराउंड 45.4 रुपीज और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब इंडियन रूपी ने टच किया था 60 रुपीज का मार्क। और आज के टाइम जैसे मैंने कहा कि इंडियन रूपी 81 के मार्क को भी क्रॉस कर चुका है। मैं स्क्रीन पे ग्राफ दे दूंगा इंडियन रूपी की हिस्ट्री सिंस 1947। अगर एक्सचेंज रेट्स की बात की जाए तो दुनिया में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सरकार डिसाइड करती है कि उसकी डोमेस्टिक करेंसी की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी। 1947 के बाद इंडिया में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही यूज किया जाता था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कोई भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करते हैं मार्केट फोर्सेस, बेसिकली डिमांड और सप्लाई। 1991 में जब इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ गया तब हमने भी पुराना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को छोड़कर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया। और थर्ड आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जैसे ही काम करता है, लेकिन सरकार डिटरमाइन करती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन कितना होगा। फॉर एग्जांपल यू कैन से मैक्सिमम 3% चेंज होगा, मैक्सिमम 5% फ्लक्चुएशन होगा या मैक्सिमम 10%। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। दोस्तों अगर अभी बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके मन में 100% आया होगा कि एग्जैक्टली ये इंडियन रूपी हो या कोई भी करेंसी हो, इसकी वैल्यू हर रोज ऊपर नीचे जाती है, तो एग्जैक्टली कंट्रोल कौन करता है और एग्जैक्टली होता क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, रेपो रेट क्या चल रहा है, उस कंट्री की स्टेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कंट्री का जीडीपी कितना है, गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, लेवल ऑफ ट्रेड डेफिसिट क्या है एंड अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट कितना है। अभी ये सब सुन के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ रहेगा और इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये सब एग्जैक्टली क्या होते हैं ये आपको नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। तो इन सभी फैक्टर्स का जो नेट इफेक्ट निकल के आता है उससे डिटरमाइन होता है एक करेंसी की वैल्यू कितनी होगी और वो ऊपर कब जाएगी और नीचे कब जाएगी। इसको मोटा मोटा मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो डिमांड एंड सप्लाई। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोई तो न्यूज फैल जाती है मार्केट में कि सभी लोगों को सोना खरीदना चाहिए, कुछ भी हो। तो मान लो जिसके पास 10,000 रुपए है वो भी 5,000 का सोना खरीदने चला गया। आपको बाय द वे पता होगा कि गोल्ड का भी एक प्राइस होता है। तो जब पूरे कंट्री के लोग एकदम पागलों जैसे बस सोना खरीदने के पीछे लग गए तो आपको क्या लगता है सोने की प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा? 2 सेकंड सोच के जवाब देना। ऑब्वियसली दोस्तों सोने की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ेगी। इसका सिंपल रीजन है कि अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड हो गया सोने का। दूसरे केस मान लो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। हमारे देश के जितने भी फैमिलीज है वो डिसाइड करते हैं उनके पास इस वक्त जितना भी सोना है उसको वो कुछ भी करके बेचना चाहते हैं। अगले दिन वापिस आप जाते हो, सभी सोने के शॉप्स के सामने, ज्वेलरी के शॉप्स के सामने लोगों की बड़ी बड़ी लाइन होती है और इस केस में उनको अपने पास जितना भी सोना है उसको बेचना है।
अगेन सेम क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं, सोने की जो प्राइस है उस पर क्या इफेक्ट होगा? आपने सही सोचा, सोने की प्राइस अचानक से क्रैश करेगी। इसका रीजन बहुत सिंपल है, डिमांड उतनी थी लेकिन लोग अचानक से सोना बेचना स्टार्ट करते हैं, सोने की सप्लाई बढ़ती है और प्राइसेस क्रैश होते हैं। अभी सोने का तो समझ गए क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन इंडियन रुपी की डिमांड कैसे बढ़ सकती है और इंडियन रुपी का सप्लाई कैसे बढ़ सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। इसके लिए और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक इंडियन फैमिली हो और आपको यूएस में जाना है छुट्टी के लिए। आपके पास 1 लाख रुपए का बजट है। अगर आपको वहां पर जाना है तो ऑब्वियसली आप इंडियन रुपीज तो लेके नहीं जाओगे, आपको उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बैंक में जाते हो, अपने 1 लाख रुपए देते हो और उसके जगह यूएस डॉलर्स को वापस लेते हो। अभी एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है वो मैटर नहीं करता। अभी इस केस में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या आपने रुपीज को खरीदा या रुपीज को बेचा? डिड यू बाय इंडियन रुपीज और डिड यू सेल इंडियन रुपीज? थोड़ा सोच के जवाब देना। इस केस में दोस्तों आपने इंडियन रुपीज को बेचा और यूएस डॉलर्स को खरीदा। आपने रुपीज उनको दिए, आपने कहा ये रुपीज है, ये मैं बेचना चाहता हूं, और उसके जगह जितना भी एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से आपने यूएस डॉलर्स को खरीदा। यू बॉट यूएस डॉलर्स एंड यू सोल्ड इंडियन रुपीज। अभी इस सिचुएशन को आप सोने के एग्जांपल से रिलेट करो। जब आपने इंडियन रुपीज को बेचा, आपने इंडियन रुपीज पर सेलिंग प्रेशर बढ़ाया और डॉलर्स पे डिमांड प्रेशर बढ़ाया। इसके वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे गई। अभी इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं। आप एक अमेरिकन फैमिली हो और आपको इंडिया में आना है छुट्टी के लिए। आप $10,000 का बजट लेके जाते हो बैंक में और कहते हो इसके जगह मुझे इंडियन रुपीज चाहिए। अभी इस केस में आपने क्या किया? क्या आपने इंडियन रुपीज को खरीदा या आपने इंडियन रुपीज को बेचा? डिड यू बाय इंडियन रुपीज और डिड यू सेल इंडियन रुपीज? अब सेकंड केस में जब आप एक अमेरिकन फैमिली हो, आपने इंडियन रुपीज को खरीदा, आपने यूएस डॉलर्स को बेचा। आपने इंडियन रुपी को खरीदा, आपने इंडियन रुपी पर बाइंग प्रेशर बढ़ाया, डिमांड बढ़ाई, जिसके वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू ऊपर जानी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ये तो बहुत ही छोटे एग्जांपल्स है जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसे पूरे दुनिया में हर एक सेकंड को कई सारी चीजें होती रहती है जिसकी वजह से कभी कभी इंडियन रुपी की वैल्यू ऊपर जाती है और कभी कभी वैल्यू नीचे जाती है। पिछले 2 सालों में ऐसे 2 बहुत बड़ी चीजें हुई है जिसके वजह से हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे जा रही है। सबसे पहला इवेंट ये है कि क्योंकि पिछले 1 साल से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप चार्ट में देख सकते हो। अभी क्रूड ऑयल ऐसी चीज है जो इंडिया इंपोर्ट करती है, इंडिया में तो नहीं बनती लेकिन हमें उसकी बहुत जरूरत होती है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगता है, उसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए भी। अभी मान लो कि हम क्रूड ऑयल रशिया से खरीदने वाले हैं। आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रुपीज में करेगी ट्रेड? ऑब्वियसली नहीं। सबसे पहले इंडियन रुपीज को रशियन रूबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल ले लो वापस टूरिस्ट का। जब आपने इंडियन रुपी को रशियन रूबल में कन्वर्ट किया, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। आपने इंडियन रुपी को बेचा, रशियन रूबल को खरीदा, उसके वजह से क्या हुआ? इंडियन रुपी पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा, इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे जाने लगी। दूसरा एग्जांपल है पिछले 2 सालों में FIIs ने बहुत ज्यादा सेलिंग की है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बेसिकली इंडिया के बाहर के बड़े बड़े बिजनेसेस जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है पैसा। अब पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक्स सेल किए लाखों करोड़ों रुपए में। अभी मान लो एक यूएस का बिजनेस है, उसने इंडियन स्टॉक्स को बेच के लाखों करोड़ों रुपए कमाए। अब ये सभी के सभी पैसे इंडियन रुपीज में है। अब उसको तो वो लेके जाएगा नहीं यूएस, उसको वापस उनको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन सेम लॉजिक एज द टूरिस्ट एग्जांपल। उसने इंडियन रुपीज को बेचा, यूएस डॉलर्स को खरीदा, डॉलर की डिमांड ऊपर गई, रुपी की डिमांड नीचे गई और रुपी क्रैश किया। आपने इस पूरे रुपी फॉलिंग के टाइम पर 2 चीजें बहुत बार सुनी होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और उसी के साथ साथ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब ये दोनों टर्म्स सुनने के लिए थोड़े सिमिलर है, शायद कुछ लोगों को सेम ही लग सकते हैं कि भैया रुपी या फिर करेंसी की वैल्यू गिर रही है, लेकिन दोनों टर्म्स डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन टोटली डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन मतलब वो होता है जो आज के टाइम हो रहा है, इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे नीचे जा रही है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब कोई सरकार उसके खुद के डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जानबूझकर अगर कम करे तो उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। अभी आप सोचोगे कि कौन सी बेवकूफ सरकार होगी जो खुद के ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम करे? उसका आंसर है चाइना, और चाइना बेवकूफ नहीं है। अगस्त 11, 2015 को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो वहां की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेशंस में उनके खुद के चाइनीज युआन की वैल्यू कम कर दी, ऑलमोस्ट 3% से कम की। इसका नतीजा क्या निकला? चाइनीज एक्सपोर्ट्स अगले 2 सालों में 20% से ऊपर गए। अभी एग्जैक्टली कैसे हुआ या बाद में आता हूं, लेकिन डीवैल्यूएशन करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही रिस्की सिचुएशन होती है। अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो बहुत बड़ा फटका बैठ सकता है। दोस्तों अगर अभी बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉलिंग रुपी, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या है अगर आपकी खुद की करेंसी नीचे जाती है। इस केस में रुपीज का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे
बड़ा फायदा जब इंडियन रुपी नीचे जाता है वो होता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। तो जितने भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बिजनेसेस है, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री का ले लो, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन सारे कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप टी शर्ट बनाने के बिजनेस में हो, आप इंडिया में टी शर्ट बनाते हो और यूएस में जाकर उनको बेचते हो। आप एक टी शर्ट बेचते हो फॉर $10। अभी 6 महीने पहले एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज और आज के टाइम में एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 80 इंडियन रुपीज। $10 की 6 महीने पहले प्राइस थी 700 रुपए और आज के टाइम आप जब वो सेम टी शर्ट बेचते हो सेम $10 के लिए, उसकी प्राइस निकल के आती है 800 रुपीज। आपको 6 महीने के अंदर जस्ट बिकॉज इंडियन रुपी की वैल्यू कम हुई, आपको सेम $10 की टी शर्ट बेचकर 100 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से सभी एक्सपोर्ट बिजनेसेस का बहुत फायदा होता है। तब हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ती है क्योंकि फॉरेन बिजनेसेस को एक बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। उसी के साथ साथ मान लो आप यूएस में काम करते हो और आपकी फैमिली इंडिया में रहती है, आप उनको हर महीने $1000 भेजते हो, उस केस में भी आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि वो जो $1000 है उसकी इंडियन रुपीज में जो वैल्यू निकल के आएगी वो एवरी टाइम ऊपर चली जाती है। और अगर अभी बात करो कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉलिंग रुपी, तो सबसे पहला है कि इस केस में एग्जैक्टली उल्टा जो इंपोर्ट करने वाले बिजनेसेस है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आईफोन का। अभी आपको पता है कि आईफोन 14 लॉन्च हुआ, आईफोन 13, आईफोन 12, ये तीनों फोन्स पिछले 3 साल से एप्पल ने यूएस में उसी प्राइस पे लॉन्च किए हैं, अराउंड $1000। लेकिन जब आप उन फोन्स को इंडिया में खरीदते हो तब हर साल उसकी प्राइस ऊपर जाती है। अभी ऑब्वियसली कुछ एडिशनल प्राइसेस भी है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा, बट उनको निकाल के आप जस्ट अगर फोन की प्राइस चेक करो तो आईफोन 12 की प्राइस मान लो थी अराउंड 60,000 रुपीज, आईफोन 13 की प्राइस थी 70,000 और आईफोन 14 की प्राइस मान लो 80,000 रुपीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है। ऑल्सो जितने भी लोग मान लो फॉरेन स्टडीज के लिए यूएस जा रहे हैं उनका भी थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने 6 महीने पहले जो कैलकुलेशंस की थी कि एग्जैक्टली उनका खर्चा कितना होगा, ट्यूशन फी, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, अभी 6 महीने के बाद उनको सभी कैलकुलेशंस वापस करने पड़ेंगे क्योंकि रुपी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। और एक एग्जांपल देना हो तो मान लो कोई यूएस में पढ़ाई कर रहा है और उसके फैमिली उसको हर महीने 50,000 रुपीज भेजती है, तो उनको भी नुकसान होगा क्योंकि वो हर महीने 50,000 भेज रहे हैं लेकिन उसके जगह उसको जो डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं उसकी वैल्यू भी हर महीने कम हो रही है। तो दोस्तों अगर अभी बात करें कि एग्जैक्टली ये जो रुपी नीचे गिरते जाता है इसके ऊपर सोल्यूशंस क्या है, सरकार हो, आरबीआई हो, वो एग्जैक्टली ऐसे क्या स्टेप्स उठा सकती है जिससे हमारी कंट्री की करेंसी और मजबूत हो। तो सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया एज अ कंट्री को एक नेट इंपोर्ट कंट्री से एक नेट एक्सपोर्ट कंट्री बनना पड़ेगा। आज के टाइम हम एक नेट इंपोर्ट कंट्री है, हम जितने चीजें इंपोर्ट करते हैं, जितनी चीजें कंट्री के अंदर लाते हैं वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जितनी चीजें बाहर बेचते हैं, जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट और मैं ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ पैसे बात कर रहा हूं। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अगस्त में था $27.98 बिलियन। ये बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों में, स्पेशली 2 सालों में, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और उसका मेन रीजन है, जैसे मैं आपको पहले समझाया था, कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ऑन क्रूड ऑयल और हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है। बट इन जनरल अगर आप हिस्ट्री निकाल के देख लो तो हमारा एज अ कंट्री हम हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करते आ रहे हैं और इसके रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे फ्यूचर में जाके हम एक नेट एक्सपोर्ट कंट्री बने। उसी के साथ साथ एक नेट एक्सपोर्ट कंट्री बनने के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी जो बहुत ही कॉमन सेंस है। सबसे पहले है इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे, हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन क्रूड ऑयल उसको कम करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल जो हम कार्स यूज करते हैं उनसे हमें ईवीज पे शिफ्ट करना पड़ेगा। एक बढ़िया सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो उसी के साथ साथ हमें हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस करना पड़ेगा और किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, चाहे वो हमारे कंट्री की सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर हमारे कंट्री का टूरिज्म हो, इन सभी को और कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर द वीडियो का लास्ट पार्ट करप्ट हो गया था, इसके लिए मैं एक वॉइस ओवर शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले बताइए आपको वीडियो कैसे लगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जरूर पूछ देना। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक ब्लास्फेमी लॉ वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ईरान हिजाब कंट्रोवर्सीज पे वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।